लर्निंग विद यूट्यूब पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि हम आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा था सॉल्यूशन। उसमें मैंने इससे पिछली क्लास जो बनाई है वो लेक्चर नंबर 6 था, जिसमें विलेयता स्टार्ट करी थी हमने, और उसमें हमने पढ़ाया था ठोसों के द्रव्यों में विलेयता। आज आपके सामने जो क्लास होगी वो होगी गैसों के द्रव्यों में विलेयता, है नी। आज जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो क्या है, गैसों के द्रव्यों में विलेयता। गैसें कितने प्रकार की होती हैं और गैसें जल के अंदर कैसे डिजोल्व होती हैं। पेप्सी का अगर एग्जाम्पल मानो तो पेप्सी को जब ओपन करते हैं तो वहाँ से जो गैस निकल के जाती है प्रेशर के साथ, वो कौन सी गैस डिजोल्व होती है इसके अंदर, और उस गैस का उस पेप्सी के अंदर क्या कार्य होता है। सारी बात आज हम आपको आपके सामने समझाएंगे कि सारी गैसें कितनी होती हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो आइए आज जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गैसों के बारे में, कि गैसें जल के अंदर कैसे विलय होती हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है, 6 लेक्चर हो चुके हैं सॉल्यूशन के, गैसों के द्रव्यों में विलेयता। मैंने कोई कंटेनर बना रखा है, ये एक कंटेनर बना रखा है जिसके अंदर मैंने वाटर भर रखा है। ठीक है, वाटर की अगर हम बात करें, अगर ये किस कंडीशन पे, ये है एनटीपी कंडीशन पे। मैंने एनटीपी कंडीशन मान लिया। एनटीपी कंडीशन का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। कितना? 298 केल्विन। और प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 एटीएम। 1 एटीएम को 0.986 बार भी लिख सकते हैं। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि सामान्य तापदाब। सामान्य का मतलब ये होता है कि सामान्य ताप का मतलब ये होता है कि आपको रूम टेम्परेचर चाहिए। रूम टेम्परेचर यानी कि रूम के टेम्परेचर पे हमें जो है गैस के अंदर द्रव के अंदर गैस को क्या करना है, हमें डिजोल्व करना है। तो कोई एनटीपी कंडीशन में मैंने इसमें जल भर रखा है, वाटर भर रखा है, और उसका प्रेशर कितना है हमारे पास, 1 एटीएम है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसके अंदर हमें जो डिजोल्व करनी है वो करनी है हमें पास गैसेज डिजोल्व करनी है। अब गैसेज डिजोल्व करते हैं इससे पहले हम पढ़ते हैं गैसों के बारे में, गैसें कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि एक चैप्टर मिलता है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, अवर्स-सारणी के अंदर कितनी गैसें होती हैं। तो एक ट्रिक होती है अवर्स-सारणी गैस याद करने के लिए। मैं कहता हूं कि अवर्स-सारणी के अंदर 11 गैसें होती हैं। अवर्स-सारणी के अंदर कितनी गैसें होती है? 11 गैसें होती है। तो सर उन गैसों को हम कैसे याद करते हैं? तो एक ट्रिक लगाई होती है। ट्रिक अगर हम बात करें, अगर मैं ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक होती है हाथ फोन कल। चलो फोन को इंग्लिश में लिखते हैं, हाथ फोन कल प्लस जीरो फैमिली। इस ट्रिक के माध्यम से हम पीरियोडिक टेबल की सभी गैसों को याद कर सकते हैं। जैसा ट्रिक लगा दी हमने, हाथ फोन कल प्लस जीरो फैमिली। हाथ की अगर हम बात करेंगे, अगर हम हाथ पे बात करें, देखो हाथ का मतलब क्या होगा, हाथ का मतलब होगा H। क्या होगा इसका मतलब? H। F फोन का मतलब होगा FO, और इसके कर दिया मैंने N। और कल का मतलब जो होगा, कल को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे Cl से। प्लस जीरो फैमिली में जो होती है वो होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, हम अगर ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ओनली अगर ट्रिक की बात करें, ये ट्रिक ओनली किसके लिए लागू होती है? ये होती है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के लिए। किसके लिए? पीरियोडिक टेबल के लिए ओनली। हम बात करेंगे सर पीरियोडिक टेबल के अंदर कितनी गैसें होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितनी गैसें होती हैं? 11 गैसें होती हैं। अब सर अगर मैं इससे हट के अलग बात करूं, देखो इससे हट के अगर मैं अलग बात करूं तो गैसें हमें पढ़ ली हैं, वो गैसें हमें पढ़ ली हैं हमारे पास 4 प्रकार की गैसें लिखता हूं। एक तो लिखा मैंने मोनो एटॉमिक। क्या लिखा? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है कि एक परमाणु। एटॉमिक का मतलब क्या होता है? परमाणु। और मोनो माने होता है एक, यानी कि ऐसी गैस है जिसमें केवल एक परमाणु होता है, उसे क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक। वो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? तो सर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन।
जीरो फैमिली की ये गैसें जो होती है, जो 6 गैसें लिख दी है मैंने यहाँ पे, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, एक्रियशील होती हैं, इसलिए इनको एक्रियशील होती हैं, इनको इसलिए इसको निष्क्रिय बोलते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हीलियम जो होती है ओनली एक परमाणु होती है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, मोनो एटॉमिक। इसी प्रकार नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, ये भी क्या होती हैं, एक परमाणु गैसें होती हैं। तो वे गैसें जो एक परमाणु होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक बोलते हैं, वो गैसें कौन सी हैं, वो गैसें ये हैं। सर अगर हम बात करेंगे डाई एटॉमिक की, किसकी बात करें, डाई एटॉमिक गैस कौन कौन सी होती है। तो डाई एटॉमिक गैस की अगर हम बात करें, देखो ये सभी गैसें, इसकी अगर हम बात करेंगे, ये सभी गैसें मोनो एटॉमिक है, जबकि ये सभी गैसें क्या हैं, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक बात करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु हैं। देखो हाइड्रोजन गैस जो मिलकर बनी होती है H+H, और हम क्या बोलेंगे H2, ठीक है। परमाणु प्लस अणु, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होती है, एक हाइड्रोजन गया है, एक हाइड्रोजन गया है। तो हाइड्रोजन कितने परमाणु होती है, 2 परमाणु, इसलिए लिख दिखा देखो H2। ऐसे अगर हम बात करेंगे, फ्लोरीन भी 2 परमाणु गैस होती है, क्लोरीन भी 2 परमाणु होती है, ऑक्सीजन भी O2 2 परमाणु होती है, ऐसे ही N2, ठीक है। और हम बात करेंगे Br2, I2, इस सभी क्या उनसी गैस होती है, 2 परमाणु गैस होती हैं। और लिख भी रखा है देखो, I2 यानी कि 2 I, यानी कि 2 आयोडाइड परमाणु। और भी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक हाइड्रोजन है, एक क्लोराइड, यानी कि 2 परमाणु है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी क्या परमाणु गैस है, तो हम बोलेंगे 2 परमाणु गैस है। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो HBr या HI की बात करो, या करो हम HF की बात। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड भी गैस क्या परमाणु होती हैं, 2 परमाणु होती हैं। और अगर हम बात करेंगे तो देखो, और अगर मैं बात करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी 2 परमाणु गैस होती है। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड भी 2 परमाणु गैस होती है। और अगर हम बात करें साइनाइड जो हमारे पास गैस होती है, क्या परमाणु होती है, 2 परमाणु गैस होती है। तो ये सभी एग्जाम्पल मैंने 2 परमाणु गैसों के लिए दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम त्रिक परमाणु गैस की बात। किसकी बात करते हैं हम, त्रिक परमाणु, यानी कि ट्राई एटॉमिक की अगर हम बात करेंगे तो O3 यानी कि ओजोन क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस है, यानी कि ओजोन के अंदर 3 हाइड्रोजन परमाणु होंगे, इसलिए ओजोन क्या है, ट्राई एटॉमिक। इसी प्रकार हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन परमाणु है, 2 ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस है। इसी प्रकार हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस है। इसी प्रकार हम बात करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें, देखो जिसके अंदर 3 परमाणु होंगे, जिसकी हम बात करेंगे SO, चलो SO2 तो हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम आदि करते हैं, और भी गैसें हैं जो कि हमें अभी याद नहीं है, लेकिन और भी गैसें होंगी। ऐसी अगर हम बात करेंगे टेट्रा एटॉमिक का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर 4 परमाणु होंगे। कितने परमाणु होंगे, 4 परमाणु। बे गैस है जिसके अंदर 4 परमाणु होते हैं, उसको बोलेंगे हम टेट्रा एटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो NH3। अमोनिया की अगर हम बात करें, अमोनिया के बाद NH3, तो NH3 के अंदर N एक परमाणु है, कितने और हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 3 परमाणु, टोटल मिलकर 4 परमाणु हो गए। तो अमोनिया कितने परमाणु गैस है, 4 परमाणु गैस है। इसी प्रकार हम बात करेंगे, देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कितने परमाणु गैस है, 4 परमाणु गैस है। इसी प्रकार हम बात करेंगे अमोनियम आयन भी क्या परमाणु गैस है, 4 परमाणु गैस है, आदि मान लें पे एग्जाम्पल। करेक्ट हो गया, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल मान लिए। तो ये मैंने आपको डिवाइडिंग कर दिया, गैसें कितने प्रकार की होती हैं। गैसें लगभग मैंने यहाँ पे 4 प्रकार डिवाइडिंग कर दिया। एक ट्रिक लगा दी मैंने कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन सी गैस होती है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये गैस होती है जो कि मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी बात, मैंने आपको गैसों को और मैंने डिवाइडिंग कर दिया है कि मोनो एटॉमिक गैस वह गैस होती है जिसके अंदर केवल 1 परमाणु होता है। डाई एटॉमिक गैस वह होती है जिसके अंदर 2 परमाणु होता है। ट्राई एटॉमिक गैस वह गैस होती है जिसके अंदर 3 परमाणु होते हैं। और टेट्रा एटॉमिक गैस वह होती है जिसके अंदर 4 परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल सबके मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। अब सर बात ये चलती है कि ये सभी गैसें जो होती हैं, जितनी भी आपने ये गैसें लिखी हैं, जितनी भी गैसें लिखी हैं आपने, क्या ये सभी गैसें जल में डिजोल्व होती हैं? सभी गैसें जल में समान रूप से डिजोल्व होंगी कि
कोई गैस जल के अंदर कम डिजोल्व होगी तो कोई गैस जल के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होगी। तो ये हम कैसे पहचानें कि सबसे ज़्यादा जल के अंदर कौन सी गैस डिजोल्व होती है। यानी कि अगर मैं पेप्सी की बात करूँ, सोडा वाटर की अगर हम बात करें, तो सोडा वाटर, पेप्सी सोडा वाटर होती है, तो सोडा वाटर के अंदर कौन सी गैस डिजोल्व होती है, ये हम आप बताओ, और किस रूप से वो डिजोल्व होती है, ये इस बात के आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बहुत सारी गैसें लिख रखी हैं, इसमें कौन सी गैस डिजोल्व होती है, ये इस बात को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आज की जो हेडिंग है वह हमारे पास देखो, गैसों के द्रव्यों में विलेयता, गैसों के द्रव्यों में विलेयता, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, सभी एग्जाम्पल समझेंगे। एक निश्चित ताप दाब पर, देखो यहाँ लिख रखा है एनटीपी, एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर। एक निश्चित ताप दाब पर गैसों के द्रव्यों में विलेयता को गैसों के द्रव्यों में विलेयता को गैसों की द्रव्यों में विलेयता कहते हैं। ठीक है, फिर लिख रखा है द्रव के द्वारा गैस का अपशोषण करने पर प्राप्त गैसीय विलयन को गैस का अपशोषण कहा जाता है। गैस का अपशोषण कहा जाता है। अगर मैंने अभी कंटेनर बनाया था, मैंने स्टेप से करके कंटेनर बनाया था, मैंने स्टेप से, देखो ये, अगर मैंने ये स्टेप से कंटेनर बनाया है तो इसके अंदर मैंने ये लिक्विड भर दिया था, और ये लिक्विड क्या मान लिया था मैंने, H2O। H2O जो होता है वो कैसा सोलवेंट होता है, तो हम बोलेंगे पोलर सोलवेंट होता है। कैसा सोलवेंट होता है, पोलर सोलवेंट होता है। इसके अंदर अब ये इसके अंदर अगर मैं इसको ओपन कर दूं, अगर मैं इसको ओपन भी कर दूं इस टाइप से कंटेनर को, तो यहाँ पे जो गैसें हैं, देखो यहाँ पे अगर हम गैस मान लें, देखो यहाँ पे गैस के जो कण हैं, यहाँ पे जो गैस के कण हैं, यहाँ पे जो गैस के कण हैं, अब इस द्रव के द्वारा, देखो ये गैस के कण मान लिया अब मैंने, अब इस द्रव के द्वारा इन गैस के कणों को क्या करना, अवशोषण करना। क्या करना, अपशोषण करना। अपशोषण माने होता है कि चीज़ को अपनी ओर खींचना। अपशोषण का मतलब ये होता है जैसे कि आपने कोई चाय लिए, चाय किसी कप के अंदर चाय ली, उसके अंदर हमने बिस्कुट डुबाया, या कोई मान लो कि कोई ब्रेड वगैरह हमने डिजोल्व करा, तो ब्रेड जो है उसके लिक्विड को अपनी ओर क्या कर लेगा, अपशोषण कर लेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो द्रव है इसके अंदर, जो कि हमने H2O मान लगा, पोलर सोलवेंट मान रखा है इसमें, ये जो द्रव है गैस के कणों को करेगा, ये अपशोषण करेगा, जिसको हम गैस का अपशोषण कहते हैं। देखिए, ठीक है, आगे लिख रखा है कि गैसों के द्रव्यों में विलेयता को अपशोषण गुणांक द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अभी सर अपशोषण गुणांक क्या होता है, अभी नेक्स्ट टेबल पर आपको मिलेगा। ठीक है, पढ़ के बताएंगे। और मैं कह रहा हूं कि जिस भी गैस का अपशोषण गुणांक जितना ज़्यादा अधिक होगा, यानी कि कोई भी ये जो द्रव होगा किसी भी गैस को जितनी तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, ये जो द्रव होगा किसी भी गैस को जितनी तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, अपशोषण कर लेगी, वह गैस उतनी ही जल में क्या होगी, डिजोल्व होती है। ठीक है, सारा पॉइंट लिखा मिलेगा आपको। देखो फिर नीचे लिख रखा है सामान्य ताप दाब पर एनटीपी पर विलायक के इकाई आयतन में, मैंने मान लिया कोई ये आयतन है, इस बीकर का आयतन है, इस आयतन में इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा अपशोषण गुणांक कहलाती है, जिसको हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा का रिपीट कर रहे हैं, सामान्य ताप दाब पर, यानी कि एनटीपी कंडीशन है, एनटीपी कंडीशन, सामान्य ताप दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा को अपशोषण गुणांक कहते हैं, जिसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ते हैं ये अपशोषण गुणांक क्या होता है। ठीक है, देखो आगे लिख रखा है गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ गैस। सबसे पहला नंबर एक हमारे पास गैस की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द गैस। वे गैस है जो विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक बनाती हैं, अर्थात विलायक में आयनीकृत हो जाती हैं, वह बहुत अधिक विलेयशील होती हैं। उदाहरण के लिए NH3, CO2, HCl, SO2 आदि जल में अत्यधिक विलेयशील होती हैं। पहले इतनी बात समझते हैं, इतनी बात देखो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल मानना हूँ कि H2O, देखो मैंने क्या ले लिया, H2O। ठीक है, H2O क्या है, मैंने कई फिर आपको रिपीट कराया, पीछे पढ़ाया था मैंने, ये हमारे पास पोलर सोलवेंट। अब पोलर सोलवेंट है, इसके अंदर मैंने NH3 गैस डिजोल्व कर दी। कौन सी गैस डिजोल्व कर दी मैंने, NH3। ठीक है, कौन सी अवस्था में, ये लिक्विड अवस्था में। NH3 अगर मैंने गैस डिजोल्व कर दी तो ये बन के आएगा NH4OH। क्या बन के आएगा, NH4OH। तो वह गैस है जो जल के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाती है। क्या बना दिया हमने, देखो ये क्या बना दिया हमने, ये बना दिया हमने यौगिक, NH4 और OH। ठीक है, वह गैस है जो जल के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाती हैं, और उस यौगिक को अगर हम जल में अगर डिजोल्व कर दें, उस यौगिक को अगर हम एक्वा जल में अगर डिजोल्व कर दें तो क्या बनेगा, ये बनेगा NH4 प्लस एक्वा प्लस OH नेगेटिव एक्वा।
फिर वह गैस जल में क्या होती हैं, आयनीकृत होती हैं, हो जाती हैं। तो वह गैसें क्या होंगी बताओ, वह गैसें अत्यधिक विलेयशील होंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल को हम बात करें, ये हमने क्या ले लिया H2O जो कि पोलर सोलवेंट है, और इसकी रिएक्शन किससे करा दी हमने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। ठीक है, तो बनकर जो आएगा वो आएगा, देखो है नीचे ले देते हैं हम, आएगा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम इस हाइड्रोजन कार्बोनेट को काय में जलीय विलयन में अगर डिजोल्व करें तो बन के आएगा H पॉजिटिव और HCO3 माइनस। ठीक है, तो वह गैस है, देखो दो एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखो हमने दो एग्जाम्पल मान लिए हैं। देखो एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया है कि वह गैसें जो जल से अभिक्रिया करके यौगिक बनाती हैं, फिर वह यौगिक जल में क्या होता है, आयनीकृत हो जाता है। वह गैस अत्यधिक क्या होती हैं, विलेयशील होती हैं। एक एग्जाम्पल हमने ये मान रखा है, देखो एक एग्जाम्पल हमने ये मान रखा है। ठीक है, कि वह गैसें जो जल के साथ अभिक्रिया करके, देखो अमोनिया भी जल के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है, यौगिक बना रही है। और यह गैस जो यौगिक है वह जल में क्या हो गया, आयनीकृत हो गया। तो वह गैसें जल में, वह गैसें क्या होंगी, अत्यधिक घुलनशील होंगी। जैसे कि लिख रखा, देखो यहाँ पे लिख रखा है कि वे गैसें जो ब्लैक से अभिक्रिया करके यौगिक बनाती हैं, अर्थात ब्लैक में क्या हो जाती हैं, आयनीकृत हो जाती हैं, वह बहुत अधिक विलेयशील होती हैं। उदाहरण के लिए NH3, CO2, HCl, SO2 आदि जल में क्या होती हैं, अत्यधिक विलेयशील होती हैं। फिर दूसरी बात पे, जो ब्लड का जो कलर होता है, रेड कलर होता है, उसमें देखो लिख रखा है ऑक्सीजन ब्लड में अधिक विलेयशील होती है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ब्लड के अंदर यानी कि रुधिर के अंदर अधिक विलेयशील होती है, और यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की अपेक्षा, हीमोग्लोबिन क्या है, लिक्विड, उसकी अपेक्षा जो ऑक्सीजन गैस है वह उसमें क्या होगी, ज़्यादा घुलनशील होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है कि वे गैसें जो ब्लैक से अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती, अर्थात आयनीकृत नहीं होती, वह कम विलेयशील होती हैं, जैसे कि N2O2 H2 He आदि जल में क्या होती है, कम विलेयशील होती है। अगर हम बात करें, देखो H2O लिक्विड के अंदर अगर हम बात करें कौन सी गैस घोलें, N2 गैस घोलें, तो यह यौगिक नहीं बनाएंगी। अगर एक एग्जाम्पल को और बात करें H2O, अगर हम रिएक्शन की अगर बात करें हीलियम की रिएक्शन की, हीलियम से बात करें तो यह यौगिक नहीं बनाएंगी। तो वे गैसें जो जल से अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं, वो गैसें जल के अंदर कम विलेयशील होती हैं। ठीक है, ये सारा पॉइंट हमने जो है ये क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गैस की प्रकृति। आगे देखते हैं, देखो आगे देखते हैं कि जिन गैसों का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होता है वह गैसें अधिक विलेयशील होती हैं। कुछ सामान्य गैसों का अवशोषण गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलीय विलयन में निम्नलिखित है। तो देखो ये मैंने गैसें लिख रखी है, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया। सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक किसका है, तो हम बोलेंगे अमोनिया का। किसका है, अमोनिया का। तो अमोनिया गैस जल में सबसे ज़्यादा क्या होगी बताओ, सबसे ज़्यादा क्या होगी, विलेयशील होगी। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिखाया, एक फिर और दिखाएंगे। क्या बनेगा, NH4 और OH, साथ में क्या बनेगा, देखो अगर हम इसको जलीय विलयन में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, NH4 और OH। ठीक है, क्या बनेगा, OH। तो वह गैस है, देखो मैंने लिख रखा है सभी गैसों का अवशोषण गुणांक लिख रखा है। एक्सपेरिमेंटली खोज होकर अवशोषण गुणांक हम निकालते हैं। तो देखो जिन गैसों का अवशोषण गुणांक जितना ज़्यादा अधिक होता है वह गैसें उतनी ही जल के अंदर क्या होती हैं, विलेयशील होती हैं। सबसे ज़्यादा विलेयशील कौन सी गैस होती है, तो हम बोलेंगे NH3। उससे कम अगर हम उससे कम कौन सी गैस होगी, देखो HCl। अब हमने देखा होगा कि क्या हमारे पास जो 2 लीटर की पेप्सी होती है जिसके अंदर कौन सा जल होता है, सोडा वाटर होता है। सोडा वाटर के अंदर कौन सी गैस होती है, वो होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल याद रखेंगे, जिस गैसों का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होता है उस वह गैस उतनी ही अधिक क्या होती है, हमारे पास विलेयशील होती है, उतनी अधिक क्या होती है, विलेयशील होती है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि ये बताओ सर अवशोषण गुणांक क्या होता है। अभी पीछे पढ़ाया है लेकिन मैं लास्ट पे रिपीट कर रहा हूँ कि द्रव के द्वारा गैसों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, यानी कि द्रव के द्वारा गैसों को अपनी ओर खींचकर डिजोल्व करने की क्षमता क्या कहलाती है बताओ, अवशोषण गुणांक कहलाती है, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे पढ़ते हैं नंबर 2 पर, विलायक की प्रगति, नेचर ऑफ द सोलवेंट। वे गैसें ध्रुवीय अणु, जो गैसें ध्रुवीय अणु की होती हैं, सही है,
पोलर नेचर की होती हैं, अर्थात ध्रुवीय गैसें जैसे कि HCl, NH3, CO2 आदि ध्रुवीय विलायक H2O में अधिक विलयशील होती हैं, परंतु अध्रुवीय विलायक CCl4 में विलयशील होती हैं। यह विलयशील नहीं होती, यहाँ पे लिखा विलयशील नहीं होती। देखो यहाँ पे लिखा विलयशील नहीं होती। एग्जाम्पल मानना हो, देखो मैंने ले लिया NH3, एक तो एग्जाम्पल क्या मान रखा है इन्होंने NH3, एक क्या रखा है HCl और एक साथ में क्या रखा है CO2। ये सभी गैसों की अगर हम बात करें तो ये गैसें कैसी होता है हमारे पास, पोलर नेचर की हैं। कैसे नेचर की है बताओ, पोलर नेचर की। और जल जो होता है हमारे पास H2O जो होता है H2O, ये भी कौन सी नेचर का होता है, ये भी पोलर सोलवेंट होता है। पीछे वाली क्लास में मैंने सारे सोलवेंट पढ़ा दिए थे आपको कि कौन पोलर सोलवेंट है और कौन सा नॉन पोलर सोलवेंट है। और हर हम बात करेंगे CCl4 की, अगर हम बात करें किसकी बताओ, अगर हम बात करेंगे CCl4 की, CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या हम बात करें बेंजीन की C6H6, ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं नॉन पोलर सोलवेंट। अब देखो नॉन पोलर सोलवेंट, तो ये अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में विलयशील होती है, क्योंकि इन दोनों की अंतरा आणविक बल कैसे, अंतरा आणविक जो अन्य क्रियाएं होती है कैसे होती है, समान होती हैं। मैंने पीछे बताया था कि पोलर सोलवेंट के अंदर पोलर सोल्यूट डिजोल्व होता है, लेकिन ये गैस है कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास नॉन पोलर सोलवेंट नेचर का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब गैस विलायक में घोली जाती है तो उष्मा निकलती है। जब गैस को काय में घोलते हैं, विलायक में घोलते हैं, तो क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। ला साताली नियम के अनुसार, एक साइंटिस्ट है ला साताली नियम, जो कि कभी किसी लेक्चर के अंदर हम आपको पूर्ण रूप से पढ़ाएंगे ला साताली नियम। अगर इसी लेक्चर के अंदर ये सारी बात पढ़ा दी जाएगा तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। ला साताली नियम के अनुसार ताप वृद्धि होने पर गैस की विलयता क्या होती है, कम हो जाती है। अगर कोई किसी भी गैस को हम द्रव के अंदर या विलायक के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं और वह गैस उष्मा छोड़ रही है, क्या छोड़ रही है बताओ, उष्मा छोड़ रही है, या उष्मा उन गैसों से उष्मा निकलती है, तो ताप वृद्धि होने पर गैस की विलयता क्या होती है, कम हो जाती है। कुछ गैसें जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम ऐसी गैसें हैं जिनको जल में घोलने पर उष्मा का अवशोषण होता है। ताप वृद्धि के साथ साथ इन गैसों की विलयता में क्या होती है बताओ, आपके पास वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखो, आगे लिख रखा है पॉइंट नंबर 5, दाब का प्रभाव। क्या लिख रखा है, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एक निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव्यमान विलयता दाब पर निर्भर करती है। गैसों की द्रव्यमान विलयता किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है गैसों की द्रव्यमान विलयता जो होती है सोलबिलिटी किसकी, गैस किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है प्रेशर पर। किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर। अर्थात दाब बढ़ने पर गैसों की द्रव्यमान विलयता क्या होती है, बढ़ती है। तो गैसों की प्रकृति दाब से बहुत अधिक प्रभावित होती है, जिसको समझाने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। नीचे लिख रखा देखो हेनरी का नियम।